तो चलो आज हम सी जी टेट के 2016 के मैथमेटिक्स का सेकंड पेपर का जो फर्स्ट पार्ट था उसका सेकंड पार्ट आगे बढ़ते हुए हैं। तो देखो हमें एक क्वेश्चन दिया हुआ है कि एक दोषपूर्ण तराजू के बाएं पल्ले का भार दाएं पल्ले के भार से 100 ग्राम अधिक है। ठीक है। एक दुकानदार वस्तुएं खरीदते समय तराजू के बाएं पल्ले पर बाँट रखता है, जबकि वस्तुएं बेचते समय वह दाएं पल्ले पर रखता है। तो वह केवल 1 किलोग्राम के बाँट का प्रयोग कर मिलाता है। यदि वह वस्तुओं को उसके क्रय मूल्य पर ही बेचे तो उसका लाभ क्या होगा। देखो तो हमारे पास ये तराजू है, ठीक है। तो ये बायां पल्ला है और ये दायां। ठीक है। तो इसका भार क्या है, 100 ग्राम पहले से इससे ज़्यादा है। ठीक है। तो अब वो 1 किलोग्राम का बाँट रखता है, तो क्या बोला है, खरीदते समय वो क्या करता है, बाएं पल्ले पर मतलब इस पर जब वो खरीदता है तो इस पे बाँट रखता है 1 केजी का। ठीक है। तो देखो खरीदते समय इस पे बाँट रखता है 1 केजी का, तो उसका टोटल भार कितना हो जाता है, 1 केजी प्लस 100 ग्राम, तो 1.1 1 किलो 100 ग्राम, या तो इसको ग्राम में चेंज कर देते हैं तो 1100 ग्राम। तो खरीदता वो 1100 ग्राम का सामान है। ठीक है, खरीदता है और बेचते समय क्या करता है, बाट को यहाँ रखता है 1 केजी का। तो बेचते समय बाट यहाँ पे रखेगा 1 केजी का। ठीक है, 1000 ग्राम, और इसका 100 ग्राम ज़्यादा भार है तो इसको इससे माइनस कर देते हैं। तो यहाँ पे आ जाएगा 900 ग्राम। मतलब खरीदता वो 1100 ग्राम है और सामान बेचता है वो 900 ग्राम, और दोनों का मूल्य समान है, मतलब जितने में खरीदता है उतने में ही बेचता है। ठीक है। तो देखो अब ये क्या है, मूल्य नहीं है, ये हमारा क्या है, वजन है। मतलब तो देखो इस तरह से, जैसे अगर मूल्य पे रहता है, अगर ये दोनों मान लो 1100 रुपये, 1100 रुपये और ये 900 रुपये होता, तो इसका प्रॉफिट का परसेंटेज कैसे निकलता, इतने में खरीदा इतने में बेचा, तो क्या होता, उसको लॉस होता। ठीक है। तो लॉस कैसे निकालते, इन दोनों का अंतर कितना है, घटाएंगे तो 200 आएगा, और क्रय कितना किया है, तो 1100 इंटू 100, अगर ये मूल्य में होता तो। लेकिन क्या है, ये सामान है, इतने ग्राम वो खरीदा है और इतने ग्राम सामान वो बेचा है। ठीक है। तो उसको प्रॉफिट कितने का हुआ, 200 ग्राम का। हर 1 किलो में उसको 200 ग्राम का प्रॉफिट हो रहा है। अब देखो खरीदा इतना ग्राम सामान है, लेकिन जब हम सामान खरीदे हैं तो उसका प्रॉफिट अगर मूल्य के अलावा दूसरे चीज़ पे, वस्तु के सामान पे, वस्तु के क्वांटिटी पे अगर निकालते हैं, तो जो बेचा गया है वो क्वांटिटी हम बटे में लेते हैं। तो इसके बटे में आ जाएगा 900 ग्राम इंटू 100, तो ये उसका लाभ का परसेंटेज निकलेगा। ठीक है। तो अब ग्राम का ग्राम दोनों कैंसिल कर देते हैं। अब ये 100 से ये 200 कैंसिल हो जाएगा, तो कितना आया, 200 बटे 9%, इतने का उसको लाभ होगा। ठीक है। तो ऑप्शन डी इसका सही जवाब होगा। तो ये परसेंटेज लाभ हानि वाला पूरा वीडियो मैं बना चुका हूँ, अगर पूरा डिटेल में देखना है तो वो देख सकते हैं। ठीक है। तो हमेशा जब मूल्य पे क्वांटिटी, मूल्य पे जब परसेंटेज निकाला जाएगा तो नीचे जो हमारा डिवाइड होगा वो क्रय मूल्य होगा, और यदि सामान की क्वांटिटी पे निकाला जाएगा
तो जो बेचने की क्वांटिटी होगी उस क्वांटिटी को हमें नीचे लेना होता है। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो देखो अगला जो क्वेश्चन है, कौन सा कथन सही है। तो त्रिभुज के क्षेत्रफल का उपयोग आयत के क्षेत्रफल ज्ञात करने में लिया जा सकता है। त्रिभुज का क्षेत्रफल वृत्तीय क्षेत्र के क्षेत्रफल को ज्ञात करने में लिया जा सकता है। ए तथा बी दोनों उपरोक्त में से कोई नहीं। तो देखो ये वाला क्वेश्चन हमने 2016 के मॉर्निंग शिफ्ट वाला जो है उसमें था एक क्वेश्चन, जिसी का सेम क्वेश्चन इस पे रिपीट हुआ है, बस थोड़ा सा डिफरेंस है। उसमें हमें दे दिया था कि किसके त्रिभुज से सभी का क्षेत्रफल ज्ञात किया जा सकता है, याद है। तो वो निकला था त्रिभुज के क्षेत्र से आयत का, समांतर चतुर्भुज का, और क्या था, वृत्त था। सब का क्षेत्रफल इस क्षेत्रफल से ज्ञात किया जा सकता है, जो हमने बताया था। तो वही क्वेश्चन ये भी है। तो देखो इसमें भी थोड़ा सा देख लेते हैं कि अगर मान लो आयत बोला है, ये आयत है, तो इसको मैं यहाँ से दो भाग में बांट दूँ। तो देखो इसके क्षेत्रफल निकालने से क्या हम इसका पूरे आयत का क्षेत्रफल निकाल सकते हैं। इसका क्षेत्रफल हम निकाल लिए इस त्रिभुज का, उसको डबल कर देंगे तो पूरे चतुर्भुज का निकल जाएगा। मतलब ये कथन तो हमारा सही है। ठीक है, अब देखो त्रिभुज के क्षेत्रफल से वृत्तीय क्षेत्र का क्षेत्रफल निकाला जा सकता है कि नहीं। तो ये हो गया वृत्त और ये त्रिज्या। तो अगर मान लो ये एक त्रिज्या है और ये दो एक त्रिज्या है, तो ये क्या बन गया, एक त्रिभुज टाइप का बन गया, और ये एक वृत्तीय खंड है। तो इसी तरह से मैं इसको डिवाइड करते जाऊं तो क्या हम वृत्त का भी निकाल सकते हैं। ठीक है, तो ये कथन भी हमारा सही है। तो क्या आंसर आएगा, दोनों सही हैं, ऑप्शन सी। तो त्रिभुज के क्षेत्रफल से सबका क्षेत्रफल ज्ञात किया जा सकता है। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चलो तो अगला क्वेश्चन देखते हैं। एक आयताकार ब्लॉक का संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल दिया है हमें। यदि उसकी लंबाई, चौड़ाई तथा ऊंचाई का अनुपात दिया है, तो उसकी लंबाई क्या होगी बोला है। ठीक है, तो आयताकार ब्लॉक मतलब क्या हुआ, ये एक घनाभ दिया हुआ है। इस तरह से ठीक है। तो इसके संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल मतलब इसके हर एक फलक का क्षेत्रफल, इसका क्षेत्रफल, इसके पीछे वाले का, ऊपर वाले का, नीचे वाले का, इसके साइड का, दोनों साइड का, सब को जोड़ के सबका क्षेत्रफल अलग अलग। तो देखो इस तरह से हमारे पास ये जो आयत टाइप का है, तो कितने आयत बनेंगे, दो ऊपर और दो आमने सामने। ठीक है, तो कितने बने, 4, और ये दोनों मिला के हो गया 6 साइड का। तो टोटल जो इसमें है हमारा वर्ग सेंटीमीटर, 6 साइड का क्षेत्रफल ये जुड़ा हुआ है, 6 साइड का। ठीक है, तो देखो अब इनकी लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई का अनुपात हमें दिया हुआ है। तो ये मान लेते हैं हमारी लंबाई है, 4 अनुपात में है, और चौड़ाई क्या है, ये वाली चौड़ाई है ना, यहाँ से यहाँ तक की। तो ये कितना है, 3, और ये है ऊंचाई, ये दिया है 2। ठीक है, ठीक है। तो अब इसका क्षेत्रफल हम इसके अनुपात के रूप में निकालते हैं।
तो कितना आएगा, तो हमें क्या करना पड़ेगा, देखो ये लंबाई और ये चौड़ाई, तो इसका नीचे वाले का क्षेत्रफल निकल जाएगा। ठीक है, सब का क्षेत्रफल हमें इस अनुपात के रूप में निकालना है, समझ लो। अब ये सिर्फ अनुपात में है, तो इसको मैं अनुपात की जगह x लिख देता हूँ। जनरली x को मैं लिखता नहीं हूँ, ये x। ठीक है, तो देखो क्या हो जाएगा, इतने का क्षेत्रफल जो ये नीचे है इसका क्षेत्रफल निकालेंगे तो 4x इंटू 3x। ठीक है, अब इसके जस्ट ऊपर वाला सेम होगा, इसलिए इसको 2 कर देते हैं। ठीक है, अब देखो प्लस, अब ये वाला जो पोर्शन है इसकी ये लंबाई और ये ऊंचाई वाला, इसको लेते हैं तो इसका भी 2 होगा, 2 गुणित 4x प्लस 2x। ठीक है, अब क्या होगा, इसका ये वाला और इसके पीछे वाला दोनों का हो गया, ये नीचे वाला और इसके ऊपर वाले का इसका हो चुका। ठीक है, तो अब ये साइड वाला और ये चौड़ाई वाला, तो ये साइड और ये साइड 2 है, तो इसका भी 2 ले लेते हैं। तो क्या हो जाएगा, ये 3x इंटू 2x। ठीक है, तो अब सब में 2 कॉमन है, तो 2 को हम बाहर निकाल लेते हैं। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 4 तिया 12 एक्स स्क्वायर प्लस 4 दूनी 8 एक्स स्क्वायर प्लस ये कितना हो जाएगा, 3 दूनी 6 एक्स स्क्वायर। ठीक है, तो अब देखो, अब इसको 12 8 20, 20 और 6 26, तो कितना हो जाएगा, 2 इंटू 26 एक्स स्क्वायर। इसका जो संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल निकला ये, और हमें दिया कितना है ये, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, इसके बराबर 8 7 8 8। ठीक है, तो इस 2 को पहले ट्रांसफ़र कर देते हैं। 26 एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू बटे 2। ठीक है, तो इसको भाग देते हैं, 2 चौक 8, 2 तिया 6, 2 निया 18, 2 चौक 8, तो इतने बार में कटेगा ये। तो अब इस 26 को ट्रांसफ़र करते हैं, 26 का इसमें भाग देते हैं, तो कितने बार में जाएगा, देखो 4394 में 26 का भाग देते हैं, तो 26 का एक बार में 26 दूनी 52 हो जाएगा, 26 7 6 13, 3 में से 2 गया 1, और ये 9। तो अब कितनी बार में जाएगा, तो 8 दूनी 16 होता है, तो 8 छंग 48, 48 की 8 और 8 दूनी 16, 16 4 20, ज़्यादा हो जाएगा, 8 बार में नहीं जाएगा। 7 बार में जाएगा क्या, 7 बार में देखते हैं, 7 छक्के 42 की 2, हासिल आए 4, 7 दूनी 14 4 18, ज़्यादा हो जाएगा, 7 में भी नहीं जाएगा। तो कितने बार में जाएगा, 6, 6 छंग 36 की 6, हासिल आए 3, 6 दूनी 12 3 15, तो कितना आया ये, 6 3 9 5 2 7। ठीक है, ये कैंसिल। अब लास्ट में 4 बचा है, तो कितने बार में जाएगा ये, 6 की किस में 4 आता है, 6 दूनी 12, 6 3 18, 6 चौक 24। तो देखो इसमें जाएगा कि नहीं, तो 4 छक्के 24 की 4, हासिल आई 2, 4 दूनी 8 और 2 10, नहीं जाएगा। तो और किस में 4 आएगा, लास्ट में 6 के पहाड़े में से, 6 चौक 24, 6 पंचे 30, 6 छंग 36, 6 सत्ते 42, 6 अट्ठे 48, 6 निया 54, 9 में। ठीक है, तो देखो 9 छक्के 54 की 4, हासिल आई 5,
9 दूनी 18, 18 5 23 में ये पूरा कैंसिल, तो कितना आया 169 बराबर 169। तो अब एक्स स्क्वायर बराबर हमारा आ गया है 169। तो अब स्क्वायर को हटाएंगे तो यहाँ क्या हो जाएगा अंडर रूट। तो 169 किसका अंडर रूट होता है 13 का। ठीक है, तो हमें x बराबर 13 मिला। तो हमें लंबाई पूछा है, तो लंबाई हमारी क्या है जो सबसे बड़ा है 4x। तो 4x की जगह पे 13 रख देते हैं। कितना हो जाएगा 13 दूनी 26, 13 तीन 39, 13 चौं 52 सेंटीमीटर। तो 52 सेंटीमीटर हमारा कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर बी। तो ये इसका आंसर होगा। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो देखो जो अगला क्वेश्चन है रेलगाड़ी के ऊपर है। तो एक रेलगाड़ी एक दूरी को 40 किलोमीटर प्रति घंटे की औसत चाल से तय करती है और वह बीच में कुछ बार रुकती है। ठीक है, यदि रेलगाड़ी बीच में ना रुके तो वह ये दूरी को 60 किलोमीटर प्रति घंटे की औसत चाल से पूरा करती है। अब यह गाड़ी इस दूरी को तय करने में कितने मिनट प्रति घंटे की औसत से रुकती है। ठीक है, तो वो रुकती है जो हमें वो ज्ञात करना है। तो देखो, तो हमें क्या दिया हुआ है, रुकावट के साथ चाल और दिया हुआ है बिना रुकावट। बिना रुकावट चाल। ठीक है, तो रुकावट के साथ चाल क्या दिया हुआ है हमें 40 किलोमीटर पर आवर और बिना रुके कितने चलती है 60 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, तो चाल का अनुपात हमें पता चल जाएगा। कितना आ जाएगा 40:60। तो इसमें से 0 0 कैंसिल और ये कितने बार में कटेंगे 2 दूनी 4, 2 तिया 6। ठीक है, तो चाल का अनुपात कितना पता चल गया 2:3 है। रुकावट के साथ और बिना रुकावट के साथ अनुपात। तो चाल का अनुपात पता चल गया, तो समय क्या होता है इसके जस्ट अपोजिट होता है। मैंने अपनी रेलगाड़ी वाली वीडियो में भी बताया है, चाल समय दूरी वाले में भी बताया है और एक बार फिर से बता देता हूँ। चाल बराबर दूरी बटे समय। अब यदि दूरी हमारा कांस्टेंट है, ठीक है, जो चेंज नहीं होता है, तो चाल क्या हो जाएगा इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू द समय, मतलब समय के व्युत्क्रमानुपाती। ठीक है, मतलब अगर समय बढ़ेगा तो हमारा क्या हो जाएगा चाल कम होगा और चाल बढ़ेगा तो समय कम होगा। मतलब चाल और समय दोनों एक दूसरे के अपोजिट हैं। तो इसीलिए हम चाल का अनुपात पता चल गया, तो समय का अनुपात निकालेंगे तो इनको उल्टा कर देंगे तो हमें समय का अनुपात पता चल जाएगा। तो देखो यहाँ से समय का अनुपात हो जाएगा इसको इधर इसको इधर 3:2। ठीक है, तो अब देखो, अब मान लेते हैं कि जो हमें 40 किलोमीटर औसत चाल से जो दूरी तय कर रहे हैं, जो मतलब सेम डिस्टेंस है, यहाँ से यहाँ तक का जो दूरी है 40 किलोमीटर प्रति घंटे की औसत चाल से तय कर रहे हैं, तो हमें समय कितना लग रहा है 3 घंटे मान लेते हैं, 3 घंटे। ठीक है, अगर रुक रुक के जाते हैं तो, और बिना रुकावट के साथ 60 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चलते हैं तो हमें कितना लगता है 2 घंटे। ठीक है, बिना रुके चलते हैं तो 2 घंटे लगता है। तो हमें कितने का डिफरेंस आया इसमें 1 घंटे का।
मतलब गाड़ी क्या है, 1 घंटे तक कहीं ना रुकती है, मतलब जितने बार भी रुकती है वो टोटल मिला के उनका जो समय है वो होता है 1 घंटा। ठीक है, तो 1 घंटे तक गाड़ी रुकी है कहीं ना कहीं, मतलब अलग अलग जगह पे। तो चलो, तो 1 घंटे को मिनट पे चेंज कर देते हैं, तो ये 60 मिनट। 60 मिनट गाड़ी रुकी है। कहाँ रुकी है, कितने बार रुकी है, ये हमें नहीं पता, बट 60 मिनट तक गाड़ी रुकी है, अगर रुक रुक के चली है तो। ठीक है, तो अब हमें देखना है कि देखो, अब रुकावट के साथ चल रही है, कितने घंटे चल रही है, 3 घंटे। ठीक है, अब इस 3 घंटे में 1 घंटा रुकी है, 60 मिनट। ठीक है, और हमें दिया है ये ऑप्शन कि एक बार में कितने मिनट रुकती है। ठीक है, घंटे में औसत। तो हम बारी बारी से इन सारे ऑप्शन का अब इसमें भाग देंगे। तो देखो, सबसे पहले 10 का भाग देते हैं इस पे। 10 ये मिनट है पर आवर, आवर नीचे है। ठीक है, तो ये मिनट मिनट क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, और ये ऊपर चले जाएगा, तो जो भी आएगा हमारा वो घंटे में आएगा। तो 10 में इसको भाग देते हैं तो कितने बार में जाएगा, ये 6 घंटे, जो कि इस 3 घंटे से ज़्यादा है। अगर वो 10-10 मिनट रुकती है, ठीक है, तो हमारा ये टोटल टाइम क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। तो ये नहीं हो सकता है। अब दूसरा है 15। 15 को भाग देते हैं तो 15 चौक 60, 4 बार में होता है, तो 4 घंटे आ रहा है, मतलब टोटल समय। तो टोटल समय भी यहाँ कम है, तो ये भी नहीं हो सकता। तो अब आता है 18। तो 60 में 18 का भाग देंगे तो इससे तो ये पूरी तरह से कटेगा ही नहीं, तो ये भी नहीं हो सकता। अब आते हैं 20। अगर इस 60 में हम 20 का डिवाइड करते हैं तो आ जाएगा 3 घंटे। ठीक है, जो कि ये समय जो हमें लग रहा है वो इसको सेटिस्फाइड करता है। ठीक है, तो वो 20 मिनट कहीं पे जो दिया है कि 20 मिनट प्रति घंटे की औसत से रुकता है वो गाड़ी जो है। तो जो हमारा सही ऑप्शन होगा वो हो जाएगा ए। ठीक है, सिंपल सा था, ज़्यादा इसमें कुछ करना नहीं था, बस ये अनुपात ज्ञात किए तो हमें सीधा सीधा पता चल गया कि गाड़ी 1 घंटे तक रुकती है, और रुकावट के साथ टोटल समय 3 घंटे का लगता है, और 3 घंटे में 1 घंटे गाड़ी रुकी हुई है। तो हमें अब इनका बारी बारी से कैलकुलेशन करके हमें पता चल जाएगा कि कितने मिनट पर आवर गाड़ी रुकी है। और एक तरीका और है इसको निकालने का, कि अगर इस ऑप्शन से ना निकाले तो हमें देखो, इस 1 घंटे में डायरेक्ट हम इस 3 का भाग कर देंगे। 1 घंटे में 3 घंटे का भाग करेंगे, 1 घंटे में 3 घंटे का। ठीक है, तो हमें क्या आंसर चाहिए, मिनट पर आवर में, तो ऊपर का हमें मिनट पे चाहिए है और नीचे का घंटे में, मिनट पर आवर। तो इसको हम 1 घंटे को 60 मिनट में चेंज कर सकते हैं, तो 60 मिनट पर आवर हो जाएगा ये। तो इसको भाग दे देते हैं इस पे, 3 दूनी 6 और ये 0, मतलब 20 मिनट पर घंटे। तो ये ऑप्शन इससे भी निकल जाता है डायरेक्ट।
ठीक है, तो या तो इससे भाग करो या इससे भाग करो, दोनों से निकल जाएगा। ठीक है, जो सरल लगे वो कर सकते हैं। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो देखो जो अगला क्वेश्चन हमें दिया हुआ है, एक आयताकार क्षेत्र जो 50 मीटर लंबा तथा 40 मीटर चौड़ा है में एक आयताकार लंबाई के अंदर चारों ओर सीमेंट का एक समान चौड़ाई जिसकी चौड़ाई 6 मीटर है, तो सीमेंट से बने क्षेत्र का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। ठीक है, तो ये वाला जो क्वेश्चन है इसको विलोपित कर दिया गया था, इसको हटा दिया गया था क्योंकि इसका आंसर नहीं आया था, क्वेश्चन पे भी डाउट था। ठीक है, तो देखो मान लेते हैं हम इसको इस तरह से बना लेते हैं। ये आयताकार क्षेत्र है 50 मीटर, इधर 40 मीटर के, इसके अंदर चारों ओर सीमेंट का एक समान चौड़ाई जिसकी चौड़ाई 6 मीटर है। ठीक है, मान लेते हैं यहाँ तक की जो चौड़ाई है 6 मीटर है, तो इस 6 मीटर का एक सड़क बना हुआ है चारों ओर। तो हमें यही 6 मीटर का जो है एरिया ये फाइंड करना है, ये चारों तरफ। ठीक है, तो अब इसके दो तरीके हैं, या तो आप पूरे का एरिया निकाल दीजिए, उसमें इस अंदर वाले एरिया को माइनस कर दीजिए। ठीक है, या तो सिर्फ इतने का एरिया निकाल दीजिए। कैसे करके निकाल देना है, तो इसको हमें बढ़ा देते हैं यहाँ से यहाँ तक, इसको भी बढ़ा देते हैं यहाँ से यहाँ तक। ठीक है, तो यहाँ से यहाँ तक की लंबाई हमारी क्या है, 50 है, 50, और चौड़ाई क्या हो जाएगी 6। तो एक ये वाला हो गया और एक ये वाला हो गया, तो क्या है ये 2, तो इंटू 2, तो बराबर कितना हो जाएगा ये 6 पंचे 30, 30 इंटू 2 कितना हो जाएगा 600। ठीक है, 600 वर्ग मीटर। ठीक है, तो ये वाला जो पूरा एरिया है और ये वाला जो पूरा एरिया है, इन दोनों का क्षेत्रफल अभी आया है हमारा 600 वर्ग मीटर। अब हमें इतने का एरिया निकालना है, ये वाला बचा है और ये वाला बचा है। तो देखो यहाँ से यहाँ तक का एरिया क्या है 40 है। अब इसमें ऊपर ये 6 है यहाँ से यहाँ तक, तो ये 6 एरिया हटा देना है, 6 मीटर का एरिया ये हटा देना है, और नीचे से भी 6 मीटर का एरिया कम कर देना है। तो टोटल इसमें कितना कम हो जाएगा 12, 40 में 12 मीटर कम हो जाएगा। तो ये कितना हो जाएगा, इधर 8, 3 में से 1 गया, 2, 28। ठीक है, तो वैसे इधर का भी हो जाएगा। तो देखो अब ये 28 इंटू ये चौड़ाई क्या है 6, इंटू इसको भी डबल कर देना है, तो ये कितना हो जाएगा 6 48 की 8, 80 रहे 4, 6 दूनी 12, 4 16, 168 इंटू 2 करते हैं तो कितना हो जाएगा 8 दूनी 16 की 6, हंसी लाए 1, 6 दूनी 12, 1 13 की 3, हंसी लाए 1, 2 एकम 2 और 1 3। तो इसको इसमें जोड़ देते हैं 336। ठीक है, तो कितना हो जाएगा ये 6, 3 और 9, 936 वर्ग मीटर। ठीक है, तो इसमें कोई ऑप्शन नहीं दिया हुआ था इसलिए इसको हटा दिया गया था ये क्वेश्चन। ठीक है, एक्चुअली में ये यही क्वेश्चन है, पर क्वेश्चन अच्छे से क्लियर भी नहीं किया था कि ये जो सड़क है ये इसके अंदर है या बाहर है। ठीक है, तो इसलिए इस क्वेश्चन पे डाउट था। अगर इस तरह का क्वेश्चन आए तो इसको इसी तरह से बनाना है। ठीक है,
और यदि इसके बाहर बोले रहता, जो हमारा जो 6 मीटर चौड़ा सड़क है वो इसके बाहर होता तो भी सेम तरीका था, बस जो हम अभी माइनस कर रहे हैं अंदर का एरिया वो बाहर हो जाता। ठीक है, तो ये 50 और ये 40। तो अब इसके बाहर चारों तरफ एक सड़क बनाते हैं 6 मीटर का। ठीक है, तो भी हम क्या करना पड़ता, इसी तरह से बाहर का भी निकालते, इनको आधा कर देते। अब यहाँ से यहाँ तक तो 50 है, 50 में इधर का 6 बढ़ेगा और इधर का 6, मतलब 50 प्लस 12 मीटर करेंगे तो ये हो जाएगा 62 मीटर। यहाँ से यहाँ तक का पूरा 62 मीटर और ये 6 मीटर। तो एक आ जाएगा 2 इंटू 62 इंटू 6 प्लस 2 इंटू, अब इधर का पूरा निकल गया है तो ये 40 ही रहेगा, 40 इंटू 6। तो इन दोनों को जोड़ने पर जो आएगा वो हमारा, अगर इसके सर्कल के एरिया के बाहर अगर सड़क बना हुआ है तो वो उसका हमें क्षेत्र पता चलेगा। ठीक है, तो इस तरह से दोनों का आप निकाल सकते हैं जो भी दे। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो देखो अगला क्वेश्चन दिया है कि दिए गए चित्र में चतुर्भुज ए बी सी डी का क्षेत्रफल है, क्षेत्रफल हमें ज्ञात करना है। यहाँ पे ऑप्शन दिए हुए हैं और ये भी अलग से दे दिया गया है, √3 बराबर 1.373। ठीक है, तो सबसे पहले इस क्षेत्र का क्षेत्रफल निकालने के लिए हमें ये चाहिए, क्योंकि त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है 1/2 आधार गुणित ऊंचाई। तो आधार यहाँ पे पड़ता है 12 इंटू 1/2, ऊंचाई क्या है x, तो 6x इसका क्षेत्रफल होगा। पर ये x निकालना है तो x कैसे निकालेंगे, तो पाइथागोरस प्रमेय से ये निकल जाएगा इजीली। पाइथागोरस प्रमेय से क्या होता है, कर्ण का वर्ग, कर्ण हमारा 20 है, बराबर लंब का वर्ग धन आधार का वर्ग 12 का वर्ग। तो ये 20 बीसम हो जाएगा 400 माइनस 12 में 144, इसका अंडर रूट कर देते हैं तो बराबर हो जाएगा x। तो कितना हो जाएगा ये, 10 में से 4 गया 6, 9 में से 4 गया 5, अब यहाँ 3 में से 1 जाएगा तो 2। अब 256 किसका वर्ग होता है, तो ये होता है 16 का। ठीक है, तो अब हमें निकल गया यहाँ पे ये 16। तो इसका क्षेत्रफल क्या है 6x, तो 6 इंटू 16 कर देते हैं, कितना हो जाएगा ये 16 छक्के 96, 96। तो अब इसका क्षेत्र आ गया 96। ठीक है, अब ये वाला त्रिभुज देखो ध्यान से, तो सब की भुजा क्या है 20-20, मतलब भुजा सबकी समान है। तो ये कौन सा त्रिभुज हुआ, समबाहु त्रिभुज। तो समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है, ठीक है, मैं सारे चतुर्भुज त्रिभुज सबका क्षेत्रफल का एक वीडियो मैंने बनाया हुआ है, आप जाके देख सकते हैं प्लेलिस्ट में। तो ये होता है √3/4 इंटू भुजा का स्क्वायर। ठीक है, तो भुजा यहाँ पे क्या है 20,
20 का स्क्वायर। तो 20 का स्क्वायर है तो इसको मैं 2 बार 20 लिख सकता हूँ। इसको यहाँ से 4 पंचे 20 में काट देते हैं। तो √3 की वैल्यू यहाँ पे दी हुई है 1.73 इंटू 20 पंचे 100, तो ये हो जाएगा 173 और प्लस ये 96। इसका क्षेत्रफल और इसका क्षेत्रफल दोनों को जोड़ देते हैं। इसका कितना निकल गया 173, ये दोनों को जोड़ देंगे तो कितना आ जाएगा 6 3 9 और 9 7 16 की 6 हंसिलाए 1 269। तो कौन सा है? ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, तो इतना इजी था ये। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो देखो अगला क्वेश्चन जो दिया है कि किसी घनाभ की 3 संलग्न फलकों का क्षेत्रफल यहाँ पे दिया हुआ है XYZ। तो घनाभ का आयतन क्या होगा? तो घनाभ कैसे बनता है? तो एग्ज़ाम के टाइम ये सब बनाना नहीं है, मैं अभी समझाने के लिए बस बना रहा हूँ। ठीक है, तो देखो संलग्न फलकों का क्षेत्रफल दिया हुआ है। मान लेते हैं ये वाला क्षेत्रफल x, इधर का y। ठीक है, और एक कौन सा बचा? ये x, ये इधर का y और ये ऊपर का हम z मान लेते हैं। ठीक है, तो क्षेत्रफल हमें दे दिया है, क्या दे दिया है? तीनों का क्षेत्रफल x y z। ठीक है, तो ये जो दिया है ये क्षेत्रफल है ना। अब क्षेत्रफल को मैं क्या करूँगा? क्षेत्रफल हमेशा किस पे रहता है? वर्ग मीटर या तो फिर वर्ग सेंटीमीटर या वर्ग फीट, जिसमें भी हो, मतलब वर्ग पे होता है। ठीक है, तो अब ये क्षेत्रफल वर्ग में है तो इसको मैं अंडर रूट ले लूँ। ठीक है, तो मुझे पता चल जाएगा इसकी लंबाई चौड़ाई। तो इसी तरह से इस √x, √y और √z तीनों का अंडर रूट ले लूँ तो मुझे इन सब की लंबाई चौड़ाई पता चल जाएगी। तो और अगर मान लो इसकी लंबाई a है, इसकी b है और ये यहाँ से यहाँ z, तो इसका आयतन क्या होगा? तीनों का मल्टीप्लाई होता है। ठीक है, तो आयतन हो जाएगा a इंटू बी इंटू जेड। तो अब मुझे इसमें इसकी लंबाई चौड़ाई पता चल गई है, तो इसका क्षेत्रफल निकालूंगा तो इन तीनों का मैं गुणा कर दूंगा। तो क्या हो जाएगा? ये तीनों का एक ही अंडर रूट ले लेते हैं, x इंटू वाई इंटू जेड। तो ये हो जाएगा इसका जो आयतन है XYZ। तो
क्या हो जाएगा ये 2 2 4 2 6, मतलब मीटर की घात 6 हो जाएगा अगर इन तीनों का इसको गुणा करते हैं तो। अब यहाँ पे देखो, तो यहाँ पे ऑलरेडी इसका और वर्ग कर दिया गया है, वर्ग का वर्ग, ठीक, वर्ग का वर्ग मतलब सबकी घात 4, तो 4 दूनी 8, 4 तिया 12, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा हमारा मीटर की घात 12 हो जाएगी। ठीक है, तो इस तरह से ये हो गया। अब यहाँ पे देखना ये वर्ग क्या है, यहाँ कितना हो गया था 2 गुणित 2 गुणित 2 करे तो ये कितना हुआ था 6 हुआ था। तो अब यहाँ पे इस वर्ग को हटा दिया गया है, इस वर्ग का वर्ग इंटू वर्ग का अंडर रूट ले लिया गया है। तो अंडर रूट लेंगे तो क्या हो जाएगा ये तो सब हट जाएगा, अंडर वर्ग जो है सिंगल हो जाएगा। तो यहाँ पे मान लेते हैं सिंगल, ये मीटर हो गया, ये भी मीटर हो गया, अब ये भी मीटर हो, मीटर की पावर 1, मीटर की पावर 1, मीटर की पावर 1। तो तीनों का अब गुणा कर देते हैं तो क्या हो जाएगा ये मीटर की पावर 3, जो कि घन मीटर है, जो कि हमारा आंसर ऑप्शन से भी हम देख के इस पे निकाल सकते थे यूनिट का। ठीक है, तो यहाँ पे जो ये सब जो दिए हैं ये मीटर का वर्ग है ना, मीटर वर्ग, ये भी जो 6 है मीटर या सेंटीमीटर, क्योंकि यूनिट यहाँ पे दिया नहीं है तो इसलिए मीटर सेंटीमीटर फीट जो भी हो वो अपने मन से ले सकते हैं। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो देखो जो अगला क्वेश्चन है पिछले क्वेश्चन की ही तरह दिया हुआ है। एक घनाभ के 3 संलग्न फलकों का क्षेत्रफल दिया हुआ है x, y, z, तो उनका आयतन v है, तो v स्क्वायर का मान क्या होगा बोला है। अब देखो इसको ऑप्शन से ही सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पे क्या दिया हुआ है x इंटू वाई डिवाइडेड बाय z, तो अगर मैं सबको मीटर में है मान लेता हूँ, सब हमारा मीटर में है, तो यहाँ x का जो यूनिट, इसका जो यूनिट बनेगा वो क्या बनेगा, मतलब इसकी इकाई जो है मीटर में है, तो ये मीटर स्क्वायर इंटू वाई का मीटर स्क्वायर डिवाइडेड बाय z का मीटर स्क्वायर। तो ये वाला मीटर कैंसिल हो गया, तो ये बच गया मीटर स्क्वायर, मतलब ये सिर्फ एक क्षेत्रफल होगा किसी का। ठीक है, अब इसी तरह ये निकालते हैं, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा मीटर स्क्वायर इंटू मीटर स्क्वायर डिवाइडेड बाय मीटर स्क्वायर का स्क्वायर, तो यहाँ पे मीटर की घात 4 हो जाएगी। तो ये दोनों मिलके मीटर की घात 4 बनेंगे और ये दोनों 4, तो ये पूरा का पूरा कैंसिल, तो ये यूनिट लेस हो जाएगा, यहाँ पे कोई यूनिट नहीं बची। ठीक है, तो ये भी नहीं होगा। हमें आयतन v है, तो आयतन का क्या होता है, अगर v है तो v मीटर क्यूब होगा, और v स्क्वायर का मान निकालना है, इसका स्क्वायर, तो बराबर हमें इसका स्क्वायर करना पड़ेगा। तो क्या होना चाहिए यहाँ पे मीटर की घात 6, जिस पे आएगा वो हमारा आंसर होगा। ठीक है, तो अब इसको देखते हैं। यहाँ पे मीटर स्क्वायर का मीटर स्क्वायर है, मीटर स्क्वायर मीटर का स्क्वायर, नीचे में भी स्क्वायर मीटर का स्क्वायर। ठीक है, इसी तरह से ये है, तो सबका क्या हो जाएगा मीटर की घात 4 इंटू मीटर की घात 4 डिवाइडेड बाय मीटर की घात 4, तो यहाँ से एक कैंसिल, तो यहाँ पे क्या बचा मीटर की घात 4, तो ये भी नहीं हो सकता। तो अब ये वाला ऑप्शन देखते हैं, तो ये क्या हो जाएगा मीटर स्क्वायर इंटू मीटर स्क्वायर इंटू मीटर स्क्वायर, तो क्या हो जाएगा ये
आधार समान है तो घातें जुड़ जाती हैं। 2 + 2 + 2, तो ये हो जाएगा मीटर की घात 6, जो हमारा इस वाले से मेल खाता है। तो हमारा ऑप्शन डी इज़ करेक्ट। ठीक है, तो इस तरह से ऑप्शन से डायरेक्ट हम इसको पिछले क्वेश्चन को बनाए होते तो डायरेक्ट देख के ही हमें लगा सकते थे। ठीक है, तो इस तरह के क्वेश्चन सब बन जाएंगे। अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो देखो, अगला क्वेश्चन हमें सॉल्व करने वाला दिया हुआ है। तो इस वाले क्वेश्चन में, इस टाइप में मैंने क्या बोला था कि 0, 1, 2, 3, जो इतना स्मॉलेस्ट वैल्यू है वो वैल्यू हमें यहाँ पे इन सब ABCD की जगह रखना है। ठीक है, तो यहाँ पे एक चीज़ ध्यान देना, यहाँ पे हम 0 नहीं ले सकते। क्यों? क्योंकि हमें यहाँ पे तीनों का प्लस जो है = 0 पहले से दे दिया गया है। ठीक है, तो यहाँ पे मैं A = 1 रख देता हूँ, B = 2 एंड C = 3। ठीक है, तो अगर इसकी जगह 1, इसकी जगह 2, इसकी जगह 3, तो 3, 2, 5 और 1, 6, 6 = 0 हो जाएगा अगर हमें 6 मिला तो। अब देखो, तो यहाँ पे इसका वैल्यू क्या हो जाएगा, इसके जगह भी पहले आंसर में एक वैल्यू रख देते हैं। 1 का स्क्वायर 1 + 2 का स्क्वायर 4 + 3 का स्क्वायर 3 × 9, 9 4 13 और 1 14, इसकी वैल्यू 14। अगर हमारा 14 आया तो ऑप्शन ए होगा। इस तरह से, तो अब देखो A² है, यहाँ पे A की घात 4 है, तो A की जगह 1 रखूँगा तो 1 की घात जितनी भी हो उतनी ही आएगी, प्लस B की घात 4 मतलब 2 की घात 4, 2 की घात 4 प्लस C क्या है 3 की घात 4 डिवाइडेड बाई 1, 1 का स्क्वायर इंटू B क्या है 2 की घात 2 प्लस C क्या है 3 की घात 2। अब A क्या है 1 प्लस B क्या है 2 की घात 2, सीधा सीधा। अब इसमें 1 प्लस 2 की घात 4 करेंगे तो क्या आ जाएगा, 2 दूनी 4, दूनी 8, दूनी 16, प्लस 3 की घात 4 करें तो 3 तिया 9, तिया 27, तिया 81। अब यहाँ पे 2 दूनी 4, 4 और 1 4, प्लस 3 तिया 9, 2 दूनी 4 और 1 5। तो अब इसको जोड़ देते हैं, 6, 1 7 और 1 8, 8 और 1 यहाँ पे 9, 98 डिवाइडेड बाई क्या हो जाएगा 4 प्लस 9 पंचे 45, तो कितना हो जाएगा 98 डिवाइडेड बाई 45 और 4 49। तो ये कटेगा क्या, तो हाँ 2 बार में कट जाएगा, 49 दूनी 98। तो हमारा आया 2 आंसर में है, यस ये है डी, तो यही हमारा इसका राइट आंसर है। ठीक है, तो इस तरह से स्मॉलेस्ट वैल्यू, अगर यहाँ पे 0 नहीं होता कोई और वैल्यू होती या XYZ के फॉर्म पे होता तो 0 हम ले सकते थे। तो इस तरह के वैल्यूज़ पे क्वेश्चन पे इसी तरह से छोटे स्मॉलेस्ट वैल्यू रख के हमें सॉल्व कर देना है, तो जल्दी सॉल्व होगा। ठीक है, इसके आगे नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे।